तो यहाँ हम केमिस्ट्री के इक्विलिब्रियम चैप्टर के कुछ और कंसेप्ट्स देख लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे पॉलीबेसिक एसिड्स एंड पॉली एसिडिक बेसिस। पॉली बेसिक एसिड्स एंड पॉली एसिडिक बेसिस। सीधा एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। हमने तो एसिड्स की अगर बात करें तो हमने इसे देखा है HCl, ये एक एसिड है। और हमने क्या देखा, एक ये भी तो एसिड हो सकता है H2SO4, ये एक एसिड है। ओके, और क्या हो सकता है, फॉस्फोरिक एसिड हो सकता है H3PO4, ये फॉस्फोरिक एसिड है। तो हम इनमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये इस एसिड में एक H है तो ये सिर्फ एक H दे सकता है एक बार, हाँ 1H+। इस एसिड में कितने H है, 2 H है, तो ये पहली बार एक H देगा और बन जाएगा क्या, H देकर रह जाएंगे इनके पास, H देने के बाद इनके पास रह जाएंगे HSO4-। क्या इनमें और H है तो ये और एक बार H दे सकते हैं ना, फिर ये एक और H देकर क्या बन जाएंगे, एक बार और H+ दे देंगे और फिर रह जाएंगे SO4-। पहले ये H2SO4 था, एक H देकर ये बन गई ये, और एक H देकर ये बन गई ये। तो ये कितने बार H दे सकता है ये वाले एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, 2 बार H दे सकते हैं। ये कितने बार H दे सकता है, ये सिर्फ एक बार H देंगे और देकर बन जाएंगे Cl-। समझ आया। ये वाले कितने बार H दे सकते हैं, ये 3 बार H दे सकते हैं, एक बार H देंगे देकर बन जाएंगे H2PO4-। फिर ये एक बार H देंगे, H देकर बन जाएंगे HPO4-। फिर ये एक बार H देंगे और H+ देकर क्या बन जाएंगे PO4-। समझ रहे क्या कहने चाह रहा हूँ। पॉलीबेसिक एसिड, एसिड किसे कहते हैं, जो H+ देता है उसे एसिड कहते हैं। दैट कैन स्पीसीज दैट कैन डोनेट H+। ये हमारा एक बार H+ दे सकते हैं, लेकिन ये 2 बार H+ दे सकते हैं, तो इसे हम कहते हैं डाई बेसिक एसिड। ये H2SO4 जो है, ये H2SO4 ये एक डाई बेसिक एसिड है। डाई बेसिक, सॉरी ये डाई की जगह मैं बाई लिख दिया, तो डाई बेसिक एसिड है। ये H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, ये कौन सा एसिड है, ये ट्राई बेसिक एसिड है। समझ सक रहे, इसे ही हम कहते हैं पॉलीबेसिक एसिड्स। एक से ज़्यादा बार जो H+ आयंस दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा अगर मैं देखूं पॉलीबेसिक पॉली एसिडिक बेस, तो हम बेस की बात करते हैं। हमने क्या बेस देखा है, हमने NaOH देखा। बेस किसे कहते हैं, जो H+ ले लेता उसे बेस कहते हैं, या जो OH- दे देता उसे बेस कहते हैं। तो ये हमारा NaOH एक बेस है। साथ में क्या CaOH2, ऐसा CaOH2 ये भी तो एक बेस है, लेकिन ये 2 बार H+ ले सकता है, ये एक से ज़्यादा बार H+ एक्सेप्ट कर सकता है, 2 टाइम्स। फिर साथ में ये भी एक बेस है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, उनमें ये 3 होता है, तो ये 3 बार OH दे सकते हैं, या कह सकते हैं कि 3 बार H+ ले सकते हैं। तो ये सारे हो गए हमारे पॉली एसिडिक बेस। अब हम समझते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट। अगर मैं इसकी बात करूं H2SO4 की एग्जाम्पल के साथ ही समझते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, एक एसिड है H2SO4, ठीक है। ये एक्वस सॉल्यूशन में है, साथ में इनका वाटर भी रहेगा तभी आयनाइज होंगे, और ये आयनाइज होकर मान लेता हूँ बना रहे हैं एक H3O+ एक्वस, और रिमेनिंग क्या रहा HO4- एक्वस, ठीक है। अब ये बैलेंस्ड है, तो H2SO4 एक बार आयनाइज हुआ है फर्स्ट टाइम, सिर्फ H+ अपना निकाल दिया, ये H+ निकाल कर क्या बन गए, ये H अपने एक H+ निकाल कर ये बन गए, ठीक है। ये हो गया इनका एसिड, ये इनका कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। ये लिख देता हूँ, ये है एसिड, ये है इनका कॉन्जुगेट बेस,
और यहाँ पर ये कैसे काम कर रहा है, ये एक बेस के जैसे काम कर रहा है। बेस का काम क्या है, H प्लस लेना, तो इन्होंने H प्लस लिया और लेकर ये बन गए। तो ये है बेस, ये है उनका कॉन्जुगेट एसिड। ये फर्स्ट टाइम हुआ। यहाँ पर एक वैल्यू आएगा हमें हमारा Ka का, इसे Ka1 ले लेता हूँ। इनका क्या वैल्यू होगा, दिस इंटू दिस, इनका कॉन्सेंट्रेशन इंटू इनका कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई इनका कॉन्सेंट्रेशन। तो देखिए ये यहाँ लिख सकते हैं H3O प्लस, फिर यहाँ लिख सकते हैं HSO4 माइनस डिवाइड बाई यहाँ पर H2SO4। ठीक है, ये सारे एक्वस थे तीनों इसलिए लिखा है, ये लिक्विड है इसलिए नहीं लिखा गया। हो गए क्या, यहाँ पर ये ख़त्म हो गया, नहीं, ये दूसरी बार फिर से आयनाइज हो सकता है। ये वाले जो हमें प्रोडक्ट मिला है ये फिर से आयनाइज हो सकता है। ये दूसरी बार जब आयनाइज होगा तो कैसा दिखेंगे, HSO4 एक्वस, साथ में फिर से वाटर H2O लिक्विड। अब ये आयनाइज जब होंगे तो क्या मिलेगा मुझे, H3O प्लस एक्वस मिलेगा ही, और साथ में इनका एक हाइड्रोजन चला गया तो अब ये SO4 2 माइनस हो जाएंगे। तो SO4 2 माइनस, और ये भी एक्वस, ये मिला। यहाँ पर ये क्या सा काम कर रहा है, फिर से एक एसिड के जैसा काम कर रहा है। एसिड का क्या काम है, एसिड का काम है हाइड्रोजन दे देना। तो हाइड्रोजन दे दिए और हाइड्रोजन देकर क्या बन गए, ये बन गए। ठीक है, तो ये हमारा एसिड था, इन्होंने हाइड्रोजन देकर कॉन्जुगेट बेस बन गए। ठीक है, ये क्या था, ये बेस था। बेस का काम क्या है, हाइड्रोजन को लेना, इन्होंने हाइड्रोजन ले लिया, लेकर ऐसे बन गए। तो ये था हमारा बेस और ये था उनका कॉन्जुगेट एसिड। ये सेकेंड टाइम हुआ। सेकेंड टाइम को लिख सकता हूँ कि Ka2, इनमें कैसा चलेगा, इनका कॉन्सेंट्रेशन इंटू इनका कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई इनका कॉन्सेंट्रेशन, सेम कंसेप्ट है। तो यहाँ पर H3O प्लस, साथ में SO4 2 माइनस डिवाइडेड बाई ये HSO4 माइनस, ये हो गए। तो हमने देखा कि जो पॉलीएसिक या अभी डाइबेसिक एसिड की बात कर रहा हूँ, तो डाइबेसिक एसिड दो बार डिसोसिएट हो रहे हैं। एक बार ऐसे इक्विलिब्रियम बना रहे हैं और फिर ये वाला एक ऐसे इक्विलिब्रियम बना है। इनका आयनाइजेशन कांस्टेंट है Ka1, इनका आयनाइजेशन कांस्टेंट है Ka2। अब इसे हम कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि ये Ka1 पहली बार डिसोसिएट हो रहा है तो इनका नाम है फर्स्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट। यहाँ पे लिखते हैं दिस इज फर्स्ट ये है फर्स्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट। ठीक है, और ये दूसरी बार डिसोसिएट हो रहा है सेम एसिड, तो इनका नाम है सेकेंड आयनाइजेशन कांस्टेंट। अब देखा ये गया है कि फर्स्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट का वैल्यू हरदम ज़्यादा होता है सेकेंड आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम किसी भी केस में आप देखिए Ka का वैल्यू बड़ा होगा, मच ग्रेटर देन Ka2 का वैल्यू। सिमिलरली अगर मैं यहाँ एसिड लिया हूँ, अगर मैं कोई बेस लिया होता तो वहाँ पर भी हमें देखने को मिलता कि Kb1 का वैल्यू बहुत बड़ा होता Kb2 के वैल्यू से, और वैसे ही Kb3 का वैल्यू जो है वो और छोटा होगा। Kb2 का वैल्यू बड़ा होगा, Kb3 का वैल्यू और छोटा होगा। मतलब कह सकते हैं कि जैसे जैसे ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन हमारा इंक्रीज हो रहा है, उनका वैल्यू जो है आयनाइजेशन कांस्टेंट डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन अगर हमारा इंक्रीज हो रहा है तो आयनाइजेशन कांस्टेंट का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है Ka3, अगर कोई 3 बार डिसोसिएट होने वाला होता तो। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों फर्स्ट ऑर्डर का आयनाइजेशन कांस्टेंट ज़्यादा है, सेकेंड ऑर्डर में आयनाइजेशन कांस्टेंट कम है और थर्ड ऑर्डर में और भी कम है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये है एक सवाल है। ठीक है, इनका ये जवाब है कि आप देखिए पहली बार जब मैं हाइड्रोजन में से एसिड जो थे हमारे H2SO4, इनमें से जब मैं H निकाल रहा था तो ये एसिड कैसे थे, ये न्यूट्रल थे। इस न्यूट्रल मॉलिक्यूल में से दिस वाज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल से मैंने क्या किया, H प्लस टेकन आउट।
H प्लस हमने निकाला, ठीक है। सेकेंड केस में क्या, अब ये H प्लस देने के बाद ये कैसा बन गए थे, ये HSO4 माइनस बन गए थे। अब ये क्या है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड आयन है। इनमें से अगर मैं क्या करूँगा, H प्लस निकालूंगा, H प्लस टेकन आउट, तब जाकर सेकेंड आयनाइजेशन होगा। ये फर्स्ट आयनाइजेशन था, फर्स्ट IC, और ये सेकेंड आयनाइजेशन कांस्टेंट। अब आप खुद बताइए, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल से मैं H प्लस निकालूंगा तो ये ज़्यादा आसान है कि एक नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल में से मैं पॉजिटिव को खींचकर बाहर निकालूं, वो ज़्यादा आसान है। ऑब्वियसली ये ज़्यादा मुश्किल है, ये नहीं होना चाहिएगा, और ये इजी है, ये होना चाहिएगा। तो जो होना चाहता है उनका ये न्यूमरेटर बड़ा है, उनका Ka का वैल्यू भी बड़ा है। जो नहीं होना चाहता है, ये हार्डली ये हो रहा है, ये HSO4 से हार्डली थोड़ा सा ही प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, ज़्यादातर ऐसे ही रह गए। तो ज़्यादातर ऐसे ही रह गए, ये बहुत छोटा है तो ये भी छोटा है, और ये छोटा है तो फिर K2 भी छोटा है, तो इसलिए K2 का वैल्यू बहुत छोटा होता है कंपेयर टू K1। अब K3 अगर होते तो उनका वैल्यू और भी छोटा होता। तो ये समझने वाली बात है कि हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बन जाता है नेगेटिव चार्ज आयन का और पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के बीच। मतलब ये नेगेटिव चार्ज आयन है और पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। इसे तोड़कर मुझे इसे बाहर निकालना है, बहुत मुश्किल है। यही कारण है कि फर्स्ट ऑर्डर आयनाइजेशन कांस्टेंट का वैल्यू ज़्यादा होता है, और सेकेंड ऑर्डर आयनाइजेशन कांस्टेंट का वैल्यू कम होता है। अगर ज़्यादा बनना चाहता है, मतलब ईजिली एक निकाल सकता हूँ तो इनका वैल्यू ज़्यादा है, और अगर ईजिली नहीं निकाल सकता तो इनका वैल्यू कम है, और ईजिली नहीं निकाल सकता तो इनका वैल्यू और कम है। तो इस तरीके से हमने ये समझा कि आयनाइजेशन कांस्टेंट का ऑर्डर कैसे ज़्यादा और कम होता है। ओके, इससे अगर हम थोड़े से और अच्छे से समझने की कोशिश करें यही एग्जाम्पल के साथ, तो आप ये समझिए कि हमने क्या किया। बिगनिंग में एक कंटेनर था, इस कंटेनर में हमने H2SO4 को लिया एक्वस के साथ और छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद मुझे पता चला कि इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया है इनमें आफ्टर सम टाइम। ये इनिशियल था, इनिशियल, और यहाँ पर एट इक्विलिब्रियम। अब एट इक्विलिब्रियम मुझे क्या पता चला कि क्या है इनके भीतर। अब इनके भीतर एट इक्विलिब्रियम पहले ये टूटकर ये बने थे H3O प्लस और HSO4 माइनस। उसके बाद फिर ये HSO4 माइनस टूटकर फिर H3O प्लस और SO4 2 माइनस बना है। मतलब कि इक्विलिब्रियम में मेरे पास H2SO4 भी है, फिर मेरे पास HSO4 माइनस भी है, और फिर SO4 2 माइनस भी है, और साथ में H प्लस भी है। ये चार चीज़ें मेरे पास इक्विलिब्रियम में है। ये भी एग्जिस्ट करता है, ये भी एग्जिस्ट करता है, ये भी एग्जिस्ट करता है, और H प्लस तो एग्जिस्ट करते ही है। ये चार चीज़ इस इक्विलिब्रियम में मुझे मिलेंगे। कब? जब ये डाइबेसिक एसिड है। तो यहाँ पर चार, अगर सिर्फ मोनोबेसिक एसिड होते, मान लीजिए HCl है, या HCl ही लेता हूँ, HCl है, मोनोबेसिक एसिड है, एक्वस सॉल्यूशन में मैंने इसे डाल दिया, क्या होगा इनका, इस एक्वस सॉल्यूशन में जब मैंने डाल दिया, यहाँ पर मुझे क्या मिलेंगे, HCl मिलेंगे और H प्लस मिलेंगे, यही मिलेंगे दोनों, और Cl माइनस, ये तीन चीज़ मिलेंगे, क्योंकि ये एक ही बार आयनाइज होता है। इक्विलिब्रियम में ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, लेकिन ये दो बार आयनाइज होते हैं, इसलिए यहाँ पर ये H2SO4 भी है, HSO4 माइनस भी है, SO4 2 माइनस भी है, और H प्लस भी है। ओके, अब हम आगे देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिड स्ट्रेंथ। फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिड स्ट्रेंथ, वो कौन कौन से फैक्टर है जो हमारे एसिड के स्ट्रेंथ पे अफेक्ट करता है। मतलब कि अगर मैं कहूँ कि एक एसिड दूसरे एसिड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो एक्चुअली उनमें क्या डिफरेंस है, क्यों एक एसिड दूसरे एसिड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये पूरी हमने पहले ही कहा था कि ये एक एसिड को स्ट्रॉन्ग कब कहेंगे, स्ट्रॉन्ग तब कहेंगे जब उनका डिसोसिएशन कंप्लीट होगा। कंप्लीट डिसोसिएशन, पूरा टूट कर वो अलग हो जाएंगे एक्वस सॉल्यूशन में, कंप्लीट डिसोसिएशन।
उनमें फिर ये इक्विलिब्रियम नहीं आता है। फॉर एग्जांपल HCl, अगर मैं इसे एक्वस में डालूंगा तो ये कोई इक्विलिब्रियम नहीं बनाने वाला, ये पूरा का पूरा H+ और Cl- में ऐसे टूट कर अलग हो जाएंगे। यहाँ पर अगर मैं अच्छे से लिखूँ इसे तो ऐसे लिखना है, HCl एक्वस के साथ में अगर H2O लिक्विड मिलाता हूँ तो वो कोई इक्विलिब्रियम नहीं बनाने हैं, सीधा यहाँ से मिलकर ये बना दे रहे। क्या बना दे रहे? H3O+ बना दे रहे, और यहाँ पर Cl- बना दे रहे। ख़त्म। ये अब इनिशियल था, लेकिन फाइनल में अब ये कुछ नहीं बचा, सिर्फ ये बचा है। कहने का मतलब समझाने के लिए, कंटेनर में हमारा HCl था, एक्वस था, हमने छोड़ दिया। अब थोड़ी देर बाद हमारे कंटेनर में सिर्फ H+ मतलब H3O+ और Cl- बचे हैं एक्वस के साथ। यहाँ भी एक्वस के साथ, ये एक्वस है और ये एक्वस है। इसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, जो ज़्यादा डिसोसिएट करते हैं। जो उससे थोड़ा कम डिसोसिएट करेंगे वो कम एसिड, जो बिल्कुल नहीं डिसोसिएट करना चाहेंगे तो वो वीक एसिड। अब वीक कौन है? जिनमें पार्शियल डिसोसिएशन होता है। पार्शियल डिसोसिएशन ये हमने पहले ही देखा है। पार्शियल डिसोसिएशन फॉर एग्जांपल CH3COOH एसिटिक एसिड, ये क्या पूरा टूट जाएंगे जितना मैं लूँगा? ना, ये थोड़ा ही टूटेगा। COO- एक्वस और साथ में H+ एक्वस, ये भी एक्वस। तो इसका क्या मतलब है? जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने कंटेनर में लिया था CH3COOH और एक्वस। जब इक्विलिब्रियम में पहुंचा है तब मेरे कंटेनर में क्या है? मेरे कंटेनर में CH3COOH भी है, CH3COO- भी है और H+ भी है और एक्वस है। ये हमारे कंटेनर में, मतलब ये पूरा डिसोसिएट नहीं हुआ, थोड़ा ही डिसोसिएट हुआ और होकर ये H, ये वाला और ये वाला भी बना दिया, और खुद तो है ही और एक्वस है। ये हुआ हमारे वीक एसिड के केस में। अब मैं कैसे समझूंगा? मैं लिख देता हूँ कि हमारा एक एसिड, मैं एक जनरलाइज फॉर्म लेता हूँ कि एसिड है जो HA है, ये हमारा एक एसिड है। मैं लेता हूँ ये एक जनरल एसिड है, जनरल एसिड है एक। अब ये एसिड स्ट्रॉन्ग है, ये डिसोसिएट होगा कि नहीं होगा, कंप्लीट होगा कितना होगा, ये मैं कैसे समझूंगा? तो ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है कि ये एसिड कितना डिसोसिएट होगा कितना नहीं होगा। एक फैक्टर का नाम है बॉन्ड स्ट्रेंथ, इनके बीच में ऑब्वियस सी बात है ये H और ये A, इन दोनों के बीच में अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो ये इसे छोड़ना नहीं चाहेगा, और अगर नहीं छोड़ना चाहेगा तो ये डिसोसिएट नहीं होगा, और डिसोसिएट नहीं होगा तो इनका एसिड जो है वो वीक एसिड कहलाएगा। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत कम है तो ईजिली छोड़कर निकल जाएगा H हमारा, और H जैसे ही निकल गया हम डिसोसिएट हो गया हमारा एसिड, और एसिड डिसोसिएट हो रहा है अच्छे से, मतलब ही कि वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, ये सब बातें हमने समझ ली यहाँ से। और एक फैक्टर जो है वो है बॉन्ड पोलैरिटी, बॉन्ड पोलैरिटी। अब इस बॉन्ड पोलैरिटी पे कैसे डिपेंड करते हैं कि अगर ये जो बॉन्ड बन रहा है इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो तो क्या होगा? एक एक एटम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अपने तरफ खींच के रख लेंगे और दूसरे एटम को कुछ नहीं मिलेगा। तो जब उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है तब क्या होगा? तब हमारा दूसरा एटम निकल कर बाहर चला जाएंगे, क्योंकि उनको तो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन मिल नहीं रहा, सारे इलेक्ट्रॉन एक ने खींच रखा है, तो दूसरे वाले को इजी है वो वहाँ से निकल कर चले जाएंगे, उनका तो कोई बंधन नहीं बचा। ओके, तो जैसे जैसे बॉन्ड पोलैरिटी इंक्रीज हो जाता है वैसे वैसे H+ का रिलीज होना इजी हो जाता है। मतलब बॉन्ड पोलैरिटी अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा, वो जल्दी जल्दी हमारा H+ छोड़कर चले जाएंगे। अब और समझते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ कब काम आता है और ये बॉन्ड पोलैरिटी कब काम आता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ मेनली काम आता है जब हम अलोंग द ग्रुप देखते हैं। ठीक है, अलोंग द ग्रुप, ऊपर से नीचे, ग्रुप ऐसा ही चलता है ना, ऐसे ऊपर से नीचे। जब अलोंग द ग्रुप देखते हैं तो बॉन्ड स्ट्रेंथ काम आता है। होता क्या है, जैसे मैं अलोंग द ग्रुप ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है? बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करता है किस पे? बॉन्ड लेंथ पे। और हम जैसे मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ हमारा बॉन्ड लेंथ इंक्रीज
होता जा रहा है। तो जैसे ऐसे लिखते हैं ना, पहले ऊपर फ्लोरीन होता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो इनका साइज़ कितना है? इनका साइज़ छोटा है, इनका एटॉमिक साइज़ और बड़ा है, इनका और बड़ा है, इनका और बड़ा है। अब इनके साथ मुझे क्या जोड़ना है? हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन क्या होगा? उनका साइज़ इतना सा है। अब ये हाइड्रोजन इनके साथ जुड़ेगा, अब इनके साथ जुड़ेगा, इनके साथ जुड़ेगा, इनके साथ जुड़ेगा। तो जब इनके बीच में साइज़ का डिफरेंस है कितना, तो इनका सेंटर से इनके सेंटर के बीच में अट्रैक्शन जो है वो कम है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। तो इनका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है। मैं लिख सकता हूँ कि जैसे जैसे मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, क्या हो रहा है? एटॉमिक साइज इंक्रीज, एटॉमिक साइज इंक्रीज, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। ऊपर से नीचे आ रहा हूँ और एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा लिखता हूँ एटॉमिक साइज इंक्रीज। एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है तो हमारा बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज, और बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रहा है तो एसिड का स्ट्रेंथ इंक्रीज। तो जैसे जैसे मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ हमारा एसिड का स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि HI ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है कंपेयर टू HBr, और उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, और उससे भी HF। ये ऐसे हो गए इनका स्ट्रेंथ। कब आ रहा है? जब मैं अलोंग द ग्रुप की बात कर रहा हूँ, तब ये डिसाइडिंग फैक्टर है। अब मैं पोलरिटी की जब बात करूँ तो वो अलोंग द पीरियड डिसाइडिंग फैक्टर होता है। अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड कैसे चलते हैं हम लोग? ऐसे, ये हमारा पीरियड होता है, ऐसे इस डायरेक्शन में जाते हैं। तो अलोंग द पीरियड हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे हम इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन जाते हैं अलोंग द पीरियड, हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रहा है तो लिखता हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि हमारा बॉन्ड पोलरिटी, बॉन्ड पोलरिटी वो भी इंक्रीज हो रहा है। बॉन्ड पोलरिटी, एक एक एटॉम ज़्यादा ही इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे अपनी तरफ, दूसरे को कम मिलेगा, तो बॉन्ड पोलरिटी इंक्रीज। बॉन्ड पोलरिटी इंक्रीज हो रहा है तो फिर से हमारा कह सकते हैं कि उनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा। तो बॉन्ड पोलरिटी इंक्रीज हो रहा है तो ईजिली रिलीज H+ आयन, ये ज़्यादा इजी हो जाता है। अट्रैक्शन कम है, बॉन्ड पोलरिटी ज़्यादा है तो H+ ईजिली रिलीज हो जाएंगे। H+ ईजिली रिलीज हो जाएंगे तो हमारा एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वही तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है जो जल्दी जल्दी H+ अपना दे दे, जल्दी जल्दी डिसोसिएट हो जाए। तो ये हो गया हमारा कंसेप्ट। तो इनसे हमें क्या पता चला कि अगर मैं एक पीरियोडिक टेबल में ऐसे की बात करूँ तो वो कैसे चलता है। इस साइड में ऐसे है ना, हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर मैं देखूँ पीरियोडिक टेबल में, पहले कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन। तो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ऐसा ही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ऐसा ही है, और एसिडिसिटी भी ऐसा ही है। इनसे बनेगा एमोनिया, इनसे बनेगा वाटर, और इनसे बनेगा HF। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है। तो इस केस में ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, फिर ये, फिर ये, और फिर ये। तो ये हमारा रिलेशन यहाँ, और ये हमारा रिलेशन यहाँ। ओके, ठीक है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे इनके बाद कॉमन आयन इफेक्ट। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत सिंपल एक कंसेप्ट है जिनका नाम है कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट होता क्या है देखते हैं। सपोज कि हमारे पास एक वीक एसिड है, वीक एसिड है जैसे कि CH3COOH एक्वस सॉल्यूशन में, ये एक वीक एसिड हमें पता है। तो वीक एसिड का क्या काम है? ये थोड़ा पार्शियल डिसोसिएशन होता है इनमें,
तो ये पार्शियल डिसोसिएट होंगे, कैसे होंगे, H प्लस एक्वस बनाएंगे और क्या बनाएंगे, CH3COO माइनस एक्वस। ये बनाकर रहेंगे इक्विलिब्रियम में। मतलब बिगनिंग में मैंने कंटेनर में सिर्फ CH3COOH लिया था और एक्वस लिया था। इसे मैं थोड़ी देर छोड़ दिया तो ये कुछ इनमें से CH3COH टूट कर H प्लस और COH माइनस बन गए, बाकी के ऐसे ही रह गए। तो हमारा फाइनल में क्या मिलेगा, इस कंटेनर में हमें CH3COOH भी है, इस कंटेनर में CH3COO माइनस भी है और इस कंटेनर में H प्लस भी है और एक्वस भी है। ये हमें मिलेगा फाइनली। हो गया, समझ आ गया ये इक्वेशन। कॉमन आयन इफेक्ट, मान लीजिए कि मैंने इस एबॉब कंटेनर में, ये जब इक्विलिब्रियम में है, मैंने इसमें ऐड कर दिया कुछ कॉमन आयन, मतलब ऐसे आयन्स ऐड कर दिए जो ऑलरेडी इनमें है। क्या है इनमें ऑलरेडी, क्या है, नंबर 1 CH3COO माइनस, ये आयन है। और कौन सा आयन है इनमें, H प्लस आयन है। ठीक है, तो इनमें से कोई सा भी मैंने ऐड कर दिया। सपोज कीजिए कि मैंने CH3COO माइनस ऐड कर दिया, तब आप खुद बताइए, हमने पढ़ा था ना वो कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट ऑन इनके ऊपर, ऑन डायरेक्शन ऑफ कह सकते हैं रिएक्शन। कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं बढ़ाऊंगा तो एज पर ला-चाटुलियस प्रिंसिपल रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में हमारा कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए। दिस इज बेस्ड ऑन ला-चाटुलियस प्रिंसिपल, सीधी सी बात है, यह हमारा ला-चाटुलियस प्रिंसिपल पे ही बेस्ड है। तो अगर मैं यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊँ तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जहाँ कॉन्सेंट्रेशन कम होना चाहिए। तो मैंने अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया इस इक्विलिब्रियम में, जब ये इक्विलिब्रियम में पहुँच चुका है उस वक्त मैंने इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, मतलब मैं बाहर से CH3COO माइनस अलग से इसमें डाल दिया हूँ। जैसे इनमें डाला इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है, तो अब इनके कॉन्सेंट्रेशन को कम करने के लिए रिएक्शन कैसे जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। मतलब ये COO माइनस H प्लस के साथ मिलकर CH3COOH बना देंगे, और ताकि इनका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए। तो अब मुझे क्या मिला कि अगर मैं इफ़ CH3COO माइनस इज एडेड, तब क्या हो रहा है, रिएक्शन मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। और क्या हो रहा है, एक साथ देखते हैं कि अगर मैं इसे ऐड किया हूँ तो क्या क्या हो रहा है। नंबर 1 रिएक्शन मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ये एक बात हो रहा है। और क्या हो रहा है, ये जो टूटे हुए थे ऑलरेडी वो और जुड़ जुड़ के CH3COH बन रहे हैं, मतलब कि हमारा आयनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड कम हो रहा है ना, रिड्यूसिंग द आयनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड। सो आयनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड डिक्रीजेस, क्योंकि अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है मतलब कि ज़्यादा ज़्यादा एसिड टूटकर ऐसा बन रहा है, लेकिन रिएक्शन अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है मतलब जो टूटे थे वो भी जुड़कर अब CH3COH बन जा रहे हैं, तो हमारा आयनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड डिक्रीज हो जा रहा है। और क्या हो रहा है, क्योंकि वो जब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो वो H प्लस को भी तो यूज कर रहे हैं, मतलब कि जब मैंने अलग से CH3COO माइनस इनमें डाल दिया तो वो तो H प्लस जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करे थे उनके साथ कॉम्बाइन करके ही तो CH3COH बनेंगे। इनका मतलब कि इनका भी कॉन्सेंट्रेशन वो साथ ही साथ कम कर रहे हैं। तो मैं लिख सकता हूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन ऑल्सो डिक्रीजेस। और अगर ऐसा हुआ
कि इनका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है तो पीएच पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन अगर एच का कम हो रहा है, हाइड्रोजन आयंस कम हो रहे हैं, तो पीएच क्या होगा, पीएच डिक्रीजेस, सॉरी पीएच इंक्रीज, पीएच इंक्रीज हो रहा है। दैट इज ये सॉल्यूशन जो है या मिक्सचर कह सकते हैं, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन बिकम्स लेस एसिडिक। अगर पीएच इंक्रीज हो रहा है मतलब वो लेस एसिडिक हो रहा है। ये सारी बातें हमें पता चला जब CH3O- हमने ऐड किया। अगर इनके जगह मैं CH3O- की जगह मैं CH+ को ऐड करूं तो क्या होता है, वहाँ पर भी देखिए, अगर मैं इनके जगह इनको ऐड करूँ, ये दोनों ही तो कॉमन आयन है ना, चाहे मैं इनको भी ऐड कर सकता हूँ, इनको भी ऐड कर सकता हूँ। तो मैं अगर ये कॉमन आयन की जगह मैं अगर इस कॉमन आयन को ऐड करूँ इस इक्विलिब्रियम में, तो क्या होगा, सेम चीज़ होगा। फिर से ये ज़्यादा हो गया है तो एज पर चैटलियस प्रिंसिपल इसे कम करने के लिए रिएक्शन इस डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये बातें जो रिएक्शन मूव्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन लागू है इन पे। आयनाइजेशन ऑफ द एसिटिक एसिड डिक्रीज होगा क्योंकि ये जुड़ के यहाँ बन रहा है, पहले जो टूट कर यहाँ आ चुके थे वो भी जुड़ कर यहाँ आ रहे हैं, मतलब इनका आयनाइजेशन जो होना था वो कम हो गया। ये एक बात है। और क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन ऑल्सो डिक्रीजेस, लाजमी सी बात है, ये जब इधर जा रहे हैं तो डिक्रीज ही होगा, यहाँ साथ में ये भी डिक्रीज हो रहा है। तो इस केस में भी इस सॉल्यूशन का pH जो है वो इंक्रीज हो रहा है, एक्वा सॉल्यूशन बिकम्स लेस एसिडिक। तो अगर मैं कॉमन आयन को यूज करूँगा, चाहे वो एसिटिक ये एसीटेट आयन हो या चाहे हाइड्रोजन आयन हो, कोई भी अगर मैं कॉमन आयन को यूज़ करूँगा तो उनका रिजल्ट सेम आने वाला है। ये तीनों ही इनका रिजल्ट है और वो सेम आने वाला है। क्या होता है, डिसोसिएशन जो है वो कम हो जाता है, डिसोसिएशन कम हो जाता है, आयनाइजेशन कम हो जाता है, और एसिडिक सॉल्यूशन में जो एसिडिक नेचर है वो भी कम हो जाता है। ये सारे हमने इफेक्ट देखा है जब भी हम कॉमन आयन सॉल्यूशन में ऐड करेंगे। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, देखिए कॉमन आयन इफेक्ट क्या है, it is defined as a shift in the equilibrium on adding a substance that provide more of an ionic species already present in the dissociated equilibrium. So this जो dissociated equilibrium में already जो ionic species present है उनको ही और ज़्यादा करके प्रोवाइड करते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, हमारा शिफ्ट इन द इक्विलिब्रियम होता है। तो इस पूरे फंक्शन को ही हम कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। और ये जो पूरा फिनोमेना है ये डिपेंड कर रहा है ला-चाटलियस प्रिंसिपल पे। तो हमने कॉमन आयन इफेक्ट समझा। अब हम देखते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। कहने का ये मतलब है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स एंड pH ऑफ देयर सॉल्यूशन। देखिए यहाँ क्या क्या कहना चाह रहे हैं, मैं सबसे पहले ये कहना चाह रहा हूँ कि सॉल्ट क्या होता है। सॉल्ट सॉल्ट होता है एसिड और बेस का मिक्सचर। एक एसिड और बेस को जब हम मिलाते हैं तब जाकर एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में तब जाके हमें सॉल्ट मिलता है। तो ये सॉल्ट मिलता है। अब ये और इस सॉल्ट को अगर मैं वाटर में डालूँ, सॉल्ट को अगर मैं सॉल्यूशन बना दूँ सॉल्ट का, वाटर में डाल दो, सॉल्ट इन वाटर, तो क्या होगा, सॉल्ट का सॉल्यूशन कहते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन। अब जब ये वाटर में सॉल्ट सॉल्यूशन जाता है तो ये आयनाइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन में वाटर जाने के बाद आयनाइजेशन होता है, आयनाइजेशन ऑफ सॉल्ट। ठीक है, आयनाइजेशन होने के बाद मुझे क्या मिलेगा, आयंस मिलेगा, आयंस। अब आयंस की दो बातें हैं, ये आयंस या तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करेंगे या तो नहीं करेंगे। तो जो रिएक्ट नहीं करते उनसे हम कहते हैं हाइड्रेशन, ओके, और जो रिएक्ट करते हैं उसे हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। फिर से बताता हूँ, सबसे पहले देखते हैं कि सॉल्ट क्या होता है। फॉर एग्जांपल SaLt सॉल्ट, एग्जांपल भी ले लेते हैं। सबसे फेमस एग्जांपल है NaCl सॉल्ट। बनता कैसे है, ये एक एसिड और बेस को मिलाकर बनता है।
तो ये सॉल्ट किस एसिड और बेस को मिलाकर बना है? ये बना है एक एसिड को मिलाकर, जो एसिड है HCl, और एक बेस को मिलाकर, जो बेस है NaOH। अगर इनको मिलाता हूँ मैं तो क्या बनता है? NaOH प्लस HCl मिला दिया तो मुझे मिला NaCl और H2O। तो यही है ना, हमने छोटे में ही पढ़ा था कि एसिड और बेस मिलाकर क्या देते हैं हमें? सॉल्ट एंड वाटर। तो ये सॉल्ट एंड वाटर हमें मिला, तो यहाँ से सॉल्ट मिला है। सॉल्ट होता है एसिड और बेस को मिलाकर एक सॉल्ट बनता है। अब इस सॉल्ट को मैंने जब वाटर में डाला, हाँ सीधी सी बात है कि ये कंटेनर है, यहाँ पर वाटर, बहुत सारा वाटर है, इस वाटर में मैंने सॉल्ट को डाला, ठीक है, कोई भी सॉल्ट होगा, मैंने फिलहाल NaCl लिया है, NaCl। तो ये सॉल्ट वाटर में जाते ही इनका काम क्या है? ये आयनाइज हो जाना, मतलब कि ये टूटकर वाटर में Na+ और Cl- बन जाएंगे। ये तो पक्का है यहाँ तक, ओके ठीक है, आयनाइज हो जाते हैं। लेकिन आयनाइज होने के बाद क्या है? एक मुझे क्या मिल रहा है? एक Na+ मिल रहा है और एक Cl- मिल रहा है। अब अगर ये Na+ और Cl- वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है, जैसे कि वाटर में क्या मिलेगा मुझे? H मिलेगा और OH- मिलेगा। अब इनके साथ अगर ये रिएक्ट कर रहे हैं, कॉम्बाइन कर रहे हैं, तब उनको कहते हैं हाइड्रोलिसिस, ठीक है। और अगर इनके साथ ये रिएक्ट नहीं कर रहे, सिर्फ ऐसे Na यहाँ पर है और Cl भी यहाँ पर है, वो अब वाटर के साथ रिएक्ट करके अलग कुछ नहीं बना रहे। इस सॉल्यूशन में वाटर तो है ही, साथ में Na भी है, Na+ भी है और Cl- भी है, तब उसे हम कहते हैं हाइड्रेशन, ठीक है। ये बात हमें समझ आई। अब कौन सा सॉल्ट वाटर में जाके आयनाइज, तो सारे सॉल्ट ही होते हैं, आयनाइज मतलब ऐसे टूटकर आयंस बन जाएंगे, Na और Cl, पॉजिटिव और नेगेटिव, एक कैटाइन बन जाएंगे, एक एनायन बन जाएंगे, ये तो हमें समझ आ गया। लेकिन अब कौन सा सॉल्ट ऐसा है जो वाटर में जाकर हाइड्रेशन करेगा, मतलब रिएक्ट नहीं करेगा, सिर्फ ऐसे ही आयंस के जैसे ही रह जाएंगे, और कौन से सॉल्ट ऐसे हैं जिनके आयंस वाटर के साथ जाकर रिएक्ट करने लगेंगे, उनके संग कॉम्बाइन करके नया कुछ बनाने लगेंगे। ये अब हमें समझने वाली बात है। तो हमने ये देखा है कि आयनाइजेशन ऑफ सॉल्ट में, आयनाइजेशन ऑफ सॉल्ट इन सॉल्ट सॉल्यूशन इन वाटर में क्या है? हाइड्रेशन होता है, हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस। हाइड्रेशन मतलब रिएक्ट नहीं करेंगे। कैसा होता है वो? जैसे ये NaCl है, तो इनके चारों तरफ NaCl के, ये NaCl मॉलिक्यूल है, इनके चारों तरफ ऐसे वाटर ऐसे आकर रुके रहते हैं ऐसे, लेकिन रिएक्ट नहीं करते इनके साथ, इनको घेर लेते हैं ऐसे। तो इसे हम कहते हैं, ये सारे वाटर है, H2O। वाटर तो हमें पता है ना, पोलर मॉलिक्यूल होता है, तो ये प्लस है, तो वाटर के नेगेटिव वाले मॉलिक्यूल साइड जो है वो सब इनको ऐसे घेर के रखेंगे। और ये जो Cl है, तो Cl को भी घेर के रखेंगे, तो वाटर के जितने भी पॉजिटिव वाले साइड है वो सारे Cl को ऐसे घेर के रखेंगे। Cl है अगर, तो Cl-, इनके वाटर के जितने भी पॉजिटिव वाले साइड है, वाटर तो पोलर मॉलिक्यूल है ना, तो पॉजिटिव वाले साइड वाटर के ये Cl को घेर के रखेंगे, लेकिन उनके संग रिएक्ट नहीं कर रहे। समझ रहे बात? रिएक्ट नहीं कर रहे, तो इनसे कहते हैं हाइड्रेशन। कौन से सॉल्ट हाइड्रेशन दिखाएंगे? तो जो भी सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना है, वो सॉल्ट हाइड्रेशन दिखाते हैं। वो सॉल्ट वाटर के संग रिएक्ट नहीं करते, डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर, ओके। और जो भी सॉल्ट, इनके अलावा और क्या बचता है? हमारे पास 3 तरीके के और सॉल्ट हो गए। एक है सॉल्ट है जो वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना है, एक सॉल्ट है जो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस से मिलकर बना है, और एक सॉल्ट है जो वीक एसिड और वीक बेस से मिलकर बना है। ये तीनों ही सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करते हैं, मतलब वाटर के संग रिएक्ट करते हैं। अब आप ये समझिए, जो वाटर के संग रिएक्ट ही नहीं कर रहे, वो वाटर का पीएच चेंज नहीं करेंगे। हमारा वाटर किस पीएच का होता है? वाटर का पीएच होता है 7, सबको पता है। पीएच ऑफ वाटर इक्वल्स टू 7 होता है। जो वाटर के संग रिएक्ट ही नहीं कर रहे, तो वो वाटर का पीएच भी अफेक्ट नहीं करेंगे।
तो pH ऑफ वाटर नॉट अफेक्टेड, अफेक्टेड ए, अफेक्टेड। जब pH ऑफ वाटर अफेक्ट नहीं कर रहे तो हमारा ये जो सॉल्यूशन है ये कैसा होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्ट सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। इनका मतलब है कि अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने हुए सॉल्ट को मैं वाटर में डिजॉल्व कर दूं तो वो बेशक आयनाइज होंगे लेकिन उनके आयंस वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, और अगर उनके आयंस वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे तो उनका पीएच भी इंक्रीज नहीं होगा। किनका? वाटर का। वाटर में है क्या, अब वो वाटर नहीं बचा, वो एक सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया है। उस सॉल्ट सॉल्यूशन के पीएच में कोई चेंज नहीं आएगा। पहले वाटर का जो पीएच था उस सॉल्ट सॉल्यूशन का भी सेम पीएच रह गया। तो इस सॉल्ट सॉल्यूशन में कुछ पीएच में चेंज नहीं आया। अगर कंसेप्ट वाइज समझे ऐसा कैसे, आयंस तो बन गए उनमें, तो आयंस कितने कैसे हैं, जितने नंबर ऑफ हमारे पॉजिटिव आयंस है उतने नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस है। तो जितने भी पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव ओवरऑल आयनिक चार्ज उनमें जीरो आप समझ सकते हैं। तो वाटर में उस वक्त कोई भी प्लस आयन प्लस एच ऐसा करके तो नहीं आ रहा है। आयंस या वाटर के पीएच को कौन बढ़ाने वाला है? एच बढ़ाने वाला है, एच प्लस और ओ एच माइनस। यही लोग तो वाटर के पीएच को बढ़ाएंगे या घटाएंगे। जब वाटर रिएक्ट ही नहीं किया, ऐसे सिर्फ सर्कल करके इन्हें घेर कर बैठा है, तो वाटर का कोई एच प्लस बन ही नहीं रहा। एच प्लस अलग से तो कहीं से आ नहीं रहा। तो एच प्लस जब नहीं आ रहा है तो हमारा सॉल्ट का सॉल्यूशन न्यूट्रल रह गया। ओके, लेकिन इन केसेस में क्या होंगे वो अब थोड़े थोड़े करके देख लेते हैं, एक एक केस करके। सबसे पहले एक एग्जाम्पल यही देख लेते हैं कि कौन सा इनका एग्जाम्पल है। अगर हमारे पास वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये कौन सा सॉल्ट ऐसा होता है जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है। तो ये एक सॉल्ट है, ये CH3COONA। ये एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है। कौन से वीक एसिड कौन से स्ट्रॉन्ग बेस से बना है? तो ये बना है एक स्ट्रॉन्ग वीक एसिड, मतलब लिखता हूँ, ये बना है CH3COOH से प्लस एक स्ट्रॉन्ग बेस है COOH। तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये हमारा वीक एसिड है, वीक एसिड है, और ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। इसके साथ मिलकर ये सॉल्ट बना है। ये इनका एग्जाम्पल हो गया। अब ये पीएच पे क्या इफेक्ट करेंगे वो हम लोग देखते हैं थोड़ी देर में। इनका एग्जाम्पल लूँ अगर, तो इनका एग्जाम्पल क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। कौन सा हो सकता है? इनका एग्जाम्पल है NH4Cl। ये किन से मिलकर बना है? तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब HCl, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और एक वीक बेस मतलब कि NH4OH। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर ये बना है, ये एक वीक बेस है। इन दोनों को मिलाकर ये सॉल्ट बना है। ठीक है, अब तीसरा बच रहा है वीक एसिड एंड वीक बेस। ये कैसे बना है यहाँ देखते हैं। इनका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इनका एग्जाम्पल हो सकता है ये CH3COONH4। ये इनका एग्जाम्पल है वीक एसिड और वीक बेस से बने हुए सॉल्ट का। ये किन से मिलकर बना है? तो ये बना है एक वीक एसिड CH3COOH से, जो है एक वीक एसिड, और साथ में NH4OH जो है एक वीक बेस। इन दोनों को मिलाकर बना है। कोई भी सॉल्ट किन से मिलकर बना है ये हम कैसे पता कर सकते हैं? उनका पॉजिटिव नेगेटिव अलग करेंगे। पॉजिटिव वाले को हम OH से मतलब जोड़ देंगे और नेगेटिव वाले को H से जोड़ देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने जब NaCl लिया तो मैंने क्या लिखा कि ये NaOH और HCl से मिलकर बना है। कैसे पता चला? NaCl है, इनको तोड़ा हूँ मैं, पॉजिटिव साइड ये, नेगेटिव साइड ये। वाटर है, इनको तोड़ा हूँ मैं, इनका पॉजिटिव साइड ये, नेगेटिव साइड ये। तो ये पॉजिटिव वाटर का Na का इनके साथ जुड़ता है, तो ये और ये मिलाकर हमें NaOH दिया, और ये इनके साथ जुड़ रहा है HCl। तो ये हो गया हमारा एक स्ट्रॉन्ग बेस, ये हो गया हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ऐसे करके यहाँ भी सारे में वही कॉम्बिनेशन है। अब देखिए इनका ये H और इनका ये OH, ये दोनों हट जाता है, वाटर बनकर एक सॉल्ट मिल गया। इनका ये H, इनका ये OH, ये हट गए वाटर बन के हमें एक सॉल्ट मिल गया।
इनका भी एक ये H और इनका ये H दोनों हट गए, जो बचे वो कॉम्बाइन होकर हमें एक सॉल्ट मिल गया। तो इनमें तो हमें पता चल गया जो स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस से बना हुआ सॉल्ट है वो वाटर में डिजॉल्व करते हैं, लेकिन वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, इसलिए उन वाटर का पीएच और सॉल्यूशन बनने के बाद जो पीएच वो सेम रह जाता है, न्यूट्रल रह जाता है। ओके, इस केसेस में हम देखते हैं कि वीक एसिड में और स्ट्रॉन्ग बेस में बनता है ये सॉल्ट। अगर इस सॉल्ट को मैं वाटर में डिजॉल्व करूँ तो वाटर का क्या हो रहा है वो हम अभी देखते हैं। ओके, इसे अब देखते हैं अच्छे से। हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है? हमारे पास अवेलेबल है सबसे पहले वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। कौन सा सॉल्ट है? CH3COO Na। ओके, ये जैसे ही मैं वाटर में इनको मिलाऊंगा, वाटर में डिजॉल्व करूंगा, इनमें क्या होगा, ये टूटकर वाटर के अंदर एक बनेगा CH3COO- और दूसरा बनेगा Na+। वाटर में डालते ये आयनाइज हो जाएंगे, पता है हमें, ठीक है। ये कहाँ से आ रहा है? ये एक स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा है, और ये कहाँ से आ रहा है? ये एक वीक एसिड से आ रहा है। ये वीक एसिड से जो आ रहा है ये वाटर के संग रिएक्ट करेंगे, ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा है, ये वाटर के संग रिएक्ट नहीं करेंगे, ये करेंगे। तो रिएक्ट करके क्या बनाएंगे वाटर के साथ? ये बनाएंगे CH3C, यहीं पे लिखता हूँ, ये वाटर के संग रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे वाटर के साथ रिएक्ट करके CH3COO- प्लस H2O, ठीक है। ये वाटर के संग रिएक्ट करके बनाएंगे CH3COOH और साथ में OH-, सब एक्वस, ये भी एक्वस, ये हमारा लिक्विड, ये एक्वस और ये एक्वस। अब देखिए ये रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, यहाँ पर ये आयन जो वाटर के ये सॉल्ट के थे, ये सॉल्ट के आयन वाटर के साथ रिएक्ट करके एक एसिड बना रहे हैं और साथ में OH- बना रहे हैं। तो हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है? अब हमारे पास एक कंटेनर में क्या था? सबसे पहले एक कंटेनर में था वाटर, और इसमें मैंने डाला एक सॉल्ट जिनका नाम है CH3COOH। ये सॉल्ट मैंने डाला। जैसे ही मैंने इनमें सॉल्ट डाला, ये सॉल्ट इनमें जाकर टूट गए, टूटकर क्या हो गए? टूटकर बन गए CH3COO- और सॉरी, सॉल्ट का नाम H नहीं है, Na है। तो यहाँ पे ये टूटकर बन गए CO- और Na+। ये पूरे सॉल्ट टूटकर ऐसे बन गए, कुछ भी यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं है, ये टूटकर बन गए, ठीक है। सॉल्ट का टूटना मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH3COO- CONA। ये पूरा का पूरा एक्वस सॉल्यूशन में जब मैंने डाला ये पूरा टूट गए, टूटकर CH3COO- एक्वस और Na+ एक्वस ये बनाया इन्होंने, ठीक है। अब इनमें से ये जो एक्वस सॉल्यूट ये वाला पार्ट है, ये पार्ट फिर से वाटर के अंदर क्या मिला मुझे? हाइड्रोजन, और वाटर के अंदर क्या है? H2O के अंदर H+ है और OH- है, वो उनके साथ रिएक्ट कर रहा है। कैसे? ऐसे CH3COO- एक्वस जो है वो वाटर के साथ H2O के साथ, लिक्विड वाटर के साथ इक्विलिब्रियम में आ रहा है, और आकर क्या बना रहा है? CH3COOH और OH- एक्वस, ये भी एक्वस। अब आप समझिए क्या हुआ, अभी ये सॉल्यूशन में क्या बचा? पहले ये सॉल्ट मैंने डाला, वो सॉल्ट वाटर में जाकर ये दोनों में टूटकर बन गए ऐसे, उनमें से ये Na तो रह गया, लेकिन ये वाला ऐसा नहीं रहा, ये वाले वाटर के साथ रिएक्ट करके ये और ये भी बनाए और खुद भी है, ठीक है ना। ये क्योंकि इक्विलिब्रियम है, मतलब ये चारों है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और साथ में Na भी है। तो इसका मतलब क्या है कि इनिशियली जब मैंने वाटर में ये वाला सॉल्ट डाला कौन सा सॉल्ट? CH3COO- तो ये फाइनल में वाटर में मुझे क्या क्या मिलेगा? मुझे फाइनली वाटर में मिलेगा इस सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले CH3COO- ये टूट के जो आए थे वो,
और साथ में Na+, ये तो मिलेगा ही। अब ये CH3CO माइनस कुछ CH3CO माइनस वाटर के साथ रिएक्ट करके ये भी बना दिया है, तो मुझे CH3COOH भी मिलेगा और साथ में OH माइनस भी मिलेगा। अब मुझे वाटर में इतने कुछ मिलेंगे और एक्वस तो है ही, ठीक है ना, ठीक है ना, इतने सारे चीज़ मिलेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए हमें OH मिल रहा है। OH क्या करता है, वाटर को बेसिक बना देता है, ठीक है, ये वाटर को बेसिक बना देता है। इसका मतलब क्या है कि जब भी मैं एक वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस वाले सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को डिजॉल्व करूँगा वाटर में, डिजॉल्व इन वाटर, तो हमारा सॉल्यूशन जो है बिकम्स बेसिक। क्यों? क्योंकि ये OH हमें यहाँ पे मिल रहा है, ये OH माइनस, इसलिए। अब आप कहेंगे ये एसिड भी है, CH3OH है तो एसिड भी है, लेकिन ये एसिड तो डिसोशिएट नहीं कर रहे ना, वो एसिड तो जुड़ कर है। एसिड कब होगा, जब हमें H+ मिलेगा। सिर्फ CH3COOH होने से ही वो सॉल्यूशन एसिडिक हो गया, ऐसा नहीं है। एसिडिक कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक तब होंगे जब H+ उस सॉल्यूशन में होगा, ठीक है ना। इसलिए तो ये CH3COOH को हम वीक एसिड कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये टूटना नहीं चाहता, ये जुड़कर रहना चाहता है। अगर ये जुड़कर रहना चाहता है तो वाटर को एसिडिक नहीं बना सकता, जहाँ वही HCl जो है वो टूट जाना चाहता है, जल्दी जल्दी H अलग और Cl अलग। तो जितना मुझे H अलग से H+ मिलेगा उतना ही वाटर एसिडिक हुआ। तो इसका मतलब कि ये एसिड है लेकिन ये जुड़ा हुआ एसिड है ना, इसलिए ये वाटर का pH इंक्रीज नहीं कर रहा, बल्कि ये जो OH है ये इंडिविजुअल OH है, ये वाटर का pH को अफेक्ट कर रहा है, ये वाटर को बेसिक बना दे रहा है। तो इससे हमें समझ आया कि सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब भी हम डिजॉल्व करेंगे वाटर में तो हमारा वाटर जो है वो बेसिक हो जाएगा। ओके, सिमिलरली फटाफट दूसरा एग्जांपल भी ले लेते हैं कि अगर मैं वीक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को लूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस वाला सॉल्ट लूँ, तो क्या होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस वाले सॉल्ट का क्या एग्जांपल है, अभी हमने लिया था NH4Cl। सबसे पहले इसे अगर मैं डिजॉल्व करूँगा पानी में, एक्वस में, तो ये पूरा का पूरा डिजॉल्व हो जाएगा, अलग से इक्विलिब्रियम नहीं बन रहा है। या डिजॉल्व होकर मुझे ये मिलेगा एक्वस, प्लस मुझे Cl माइनस मिलेगा एक्वस, ठीक है। इनमें से ये वाला पार्ट फिर से वाटर के संग रिएक्शन करेंगे। कैसे? ऐसे एक्वस प्लस H2O लिक्विड इक्विलिब्रियम में जाएगा और इक्विलिब्रियम में जाकर ये एसिड है, एसिड का क्या काम है, एसिड का काम क्या है, एसिड का काम है हाइड्रोजन दे देना। तो ये हाइड्रोजन देंगे नहीं, सॉरी OH ले लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये बन जाएंगे NH4OH और ये वाटर का OH चला गया तो वाटर H+ रह गया। तो ये इक्विलिब्रियम में स्टेब्लिश हो रहा है, ये एक्वस है, ये भी एक्वस है और ये भी एक्वस है। अब आप देखिए इस सॉल्यूशन में मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पर मुझे H+ मिल रहा है। इसका मतलब कि जब मैं इस सॉल्ट को, इस टाइप के सॉल्ट को, ये वाटर है और यहाँ पे मैंने एक सॉल्ट डाला, कौन सा सॉल्ट, NH4Cl। ये सॉल्ट वाटर में जाते ही पहले टूटकर ऐसे ऐसे हो गए, ये NH4 बन गए और Cl माइनस। इस इनमें से ये NH4 कुछ NH4 वाटर के साथ रिएक्ट करके ये बना दे रहा है, ये NH4OH और H+। इनका मतलब कि फाइनली मेरे सॉल्यूशन कंटेनर में क्या क्या बचा, मेरे कंटेनर में रहा, ये तो टूटकर ये बना है, तो ये तो होंगे ही NH4+ Cl माइनस, कुछ NH4 वाटर के साथ मिलाकर ये भी और ये भी बना रहे, मतलब कि NH4OH भी मिला और फिर H+ भी मिला। अब आप बताइए वाटर में क्या हुआ, पहले कुछ नहीं था, न्यूट्रल था वाटर, अब वाटर में H+ है। वाटर में H+ होना ही वाटर को एसिडिक बनाना है, ठीक है। तो अब यहाँ लिख सकते हैं कि सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, ये हमें जब डिजॉल्व होगा वाटर में,
डिजॉल्व इन वाटर, तो हमें क्या देगा, सॉल्यूशन बिकम्स एसिडिक। ठीक है, अब लास्ट केस में क्या देखेंगे कि वीक एसिड एंड वीक बेस, इनके अगर सॉल्ट को डिजॉल्व करेंगे वाटर में तो क्या होगा। तो वाटर क्या एसिडिक होगा कि बेस होगा, ये डिपेंड करता है, कभी एसिडिक भी हो सकता है या कभी बेस भी हो सकता है, वो किनका कितना कॉन्सेंट्रेशन है उनके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम ब्रॉड समझे तो ये समझ सकते हैं कि जब भी मैं यहाँ पर एक ब्रॉड केस में लिखता हूँ सॉल्ट सॉल्यूशन को, अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस को मैं मिलाऊँ, स्ट्रॉन्ग बेस, ये एक केस है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, ये एक केस है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ये एक केस है, और वीक एसिड और वीक बेस, ये एक केस है। ठीक है, तो जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को बनाऊंगा तो नो चेंज इन पीएच में कोई चेंज नहीं आएगा वाटर का। ओके, जब भी मैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस वाले सॉल्ट को मिलाऊंगा तो क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, सॉल्ट एसिडिक हो, सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस वाले को मिलाया हूँ तो सॉल्यूशन एसिडिक हो गया, तो ये याद रखने का कंडीशन है कि सॉल्यूशन हमारा एसिडिक हो जाएगा, मतलब पीएच डिक्रीजेस। ठीक है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा, मतलब पीएच इंक्रीजेस। ठीक है, और वीक एसिड वीक बेस को मिलाऊंगा तो सॉल्यूशन हमारा एसिडिक भी हो सकता है या बेसिक भी हो सकता है। इसका मतलब हमारा पीएच इंक्रीज भी डिक्रीज भी हो सकता है या पीएच इंक्रीज भी हो सकता है। अब ये सब किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो इन सारे बातों को एक साथ कंक्लूजन करने के लिए एक फॉर्मूला है जो pH इज इक्वल्स टू 7 प्लस हाफ pKa माइनस pKb। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यही बता देगा कि हमारा सॉल्यूशन जो है उसका उस सॉल्यूशन का pH क्या होने वाला है, वो सेम रहने वाला है या डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा या वीक एसिड के केस में क्या करेगा, वो सब यही बता देते हैं। कैसे, या पीएच तो हमें पता है, पीएच ऑफ क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशन, जो सॉल्ट पानी में डिजॉल्व होने के बाद जो सॉल्यूशन बन रहा है वो सॉल्यूशन का पीएच क्या है वो ये बता रहे हैं। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल्स टू 7 प्लस हाफ pKa माइनस pKb, जहाँ पर pKa क्या है, pKa है हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। हमने पढ़ा था पहले ही कि pK क्या डिटरमाइन करता है, क्या दिखाता है कि हमारा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, वो दिखाता है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। और साथ में ये भी लिख देते हैं कि अगर स्ट्रेंथ ऑफ एसिड ज़्यादा है तो हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन क्या बनेगा, बेसिक बनेगा। अगर स्ट्रेंथ ऑफ एसिड ज़्यादा है तो हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन बेसिक बनेगा। लिख देता हूँ यहाँ पर, इफ़ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज मोर कॉमा सॉल्ट सॉल्यूशन इज बेसिक, मोर कंपेयर टू व्हाट, इज मोर कंपेयर्ड टू बेस। कैसे, आप खुद देखिए, अगर स्ट्रेंथ ऑफ एसिड ज़्यादा है मतलब कि pKa का वैल्यू छोटा है, ये वैल्यू छोटा है और ये वैल्यू बड़ा है, ये वैल्यू छोटा है ये वैल्यू बड़ा है, तो ये पूरा नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा। तो एक सेकेंड, सॉरी मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया, इफ़ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज मोर कंपेयर टू बेस दिस सॉल्ट सॉल्यूशन इज एसिडिक। हाँ ये होगा, सॉरी, इज एसिडिक। यहाँ पर हमने देखा भी है ना, यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को जब मैं मिला रहा हूँ, इसमें से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो सॉल्यूशन भी एसिडिक होगा, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो सॉल्यूशन भी बेसिक होगा। तो यही बात है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या मतलब होता है, स्ट्रॉन्ग
जो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना उनका pKa उतना छोटा होता है, pKa इज स्मॉल। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड का Ka बड़ा होता है। हाँ, स्ट्रॉन्ग एसिड का, फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड Ka इज लार्ज एंड pKa इज स्मॉल। ठीक है, और वीक एसिड के क्या है, वीक एसिड के लिए Ka इज स्मॉल, और Ka स्मॉल होने से ही उनका pKa लार्ज हो जाएगा। ये कुछ भी नहीं है, ये तो बस ये लॉग है, Ka है एक वैल्यू है, और pKa क्या होता है, pKa होता है माइनस लॉग 10 Ka। तो आप ये खुद ही देखिए, अगर Ka बड़ा होगा ना तो यहाँ पर आप K का वैल्यू बड़ा वैल्यू पुट करेंगे तो pKa छोटा आएगा। ओके, और अगर ये Ka छोटा है तो यहाँ पर छोटा वैल्यू पुट करेंगे, pKa बड़ा आएगा। तो यही है कि स्ट्रॉन्ग एसिड का Ka बड़ा होता है, pKa छोटा होता है। वीक एसिड का Ka छोटा होता है, pKa बड़ा होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखिए हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, यहाँ पर लिख रहे हैं कि इफ द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड इज मोर, स्ट्रॉन्ग एसिड है मतलब pKa बड़ा है, सॉरी छोटा है, और pK भी बड़ा है। तो ये पूरा टर्म नेगेटिव होगा, पूरा टर्म नेगेटिव होगा तो 7 माइनस नेगेटिव मतलब वो 7 से भी छोटा है, और pH अगर 7 से छोटा है मतलब हमारा सॉल्यूशन एसिडिक है। तो ये समझने वाली बात है। इतनी सारी बात को अगर हम समझते हैं यहाँ से, तो ये सारी बात समझते हैं तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये क्या था, pKa है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड और pKb है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ द बेस। बस इतनी सी बात है। ये pKb क्या है, pKb इज द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ बेस, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ बेस। ठीक है, अगर अब इतना सा लिख सकते हैं यहाँ पर कंक्लूजन में, इफ स्ट्रेंथ ऐसा, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज मोर देन स्ट्रेंथ ऑफ बेस, तब क्या होगा, तब pKa छोटा होगा एंड pKb बड़ा होगा, एंड pH क्या होगा, लेस देन 7 होगा, एंड सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा। ये तो लिख सकते हैं यहाँ से कंक्लूजन। और दूसरा क्या लिख सकते हैं कि इफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज लेस देन स्ट्रेंथ ऑफ बेस, स्ट्रेंथ ऑफ बेस, तब क्या होता है, तब हमारा pKa बड़ा होता है, pKb छोटा होता है, एंड उस केस में जब pKa बड़ा है तो ये पूरा टर्म पॉजिटिव है, उस केस में हमारा pH इज मोर देन 7 एंड सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक है। और ये मैं कौन सा एसिड कौन से बेस की बात कर रहा हूँ, वो एसिड वो बेस जिससे मिलाकर ये सॉल्ट बना है। तो ये हमारा एक वाइटल फार्मूला है, जिस एसिड और जिस बेस से मिलाकर सॉल्ट बना है उन दोनों के स्ट्रेंथ को कंपेयर किया जा रहा है। अगर एसिड का स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो pH क्या होगा, एसिडिक हो जाएगा। अगर एसिड का स्ट्रेंथ कम है तो pH क्या है, बेसिक हो जा रहा है। अगर दोनों ही सेम है तो pH अनचेंज्ड 7 रह जाता है। तो ये वीक एसिड वीक बेस में भी वो डिटरमाइन करेगा कि इन दोनों वीक में से कौन सा ज़्यादा वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है। जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे उन्हीं का फॉर्म हो जाएगा सॉल्यूशन। अगर ये इन दोनों में एसिड स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा, इन दोनों में अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा। और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के केस में सॉल्यूशन हमेशा ही न्यूट्रल रहता है। ओके।